तो मेरे भारत देश के प्यारे प्यारे बच्चों, हम लोग कल क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे एंगल बिटवीन वेक्टर्स। तो वहीं से हम दोबारा कंटिन्यू करते हैं। कोई दिक्कत है क्या? नहीं, दिक्कत नहीं है सर। तो कंटिन्यू करते हैं भाई साहब, अच्छी बात। तो बच्चों मान लिया जाए कि अपन के पास क्या है? अपन के पास दो वेक्टर्स हैं, एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है। तो एक क्वेश्चन प्यारा सा देख लेते हैं। अगर ए और बी के बीच में एंगल बन रहा है थीटा, तो क्वेश्चन इज एंगल बिटवीन, बताओ बच्चों, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर, पहला सवाल। दूसरा सवाल, एंगल बिटवीन माइनस ए वेक्टर एंड बी वेक्टर और एंगल बिटवीन माइनस ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर। ये बच्चों पहला सवाल, ये दूसरा सवाल, ये तीसरा सवाल। सर ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच में आप एंगल पूछ रहे हो? हाँ भाई, मैं यही पूछ रहा हूँ। आप यहाँ देखो, कायदे से देखो बच्चों, बी वेक्टर तो यहाँ है, यानी कि माइनस बी वेक्टर यहाँ हो जाएगा। अरे सर क्या मज़ेदार बात कर दी, यहाँ पे क्या कर दिया? डायरेक्शन अपोजिट कर दिया। तो ये वाला एंगल कितना हो गया? पूरा 180 था, यानी कि ये एंगल जो बन गया 180 माइनस थीटा बन गया सर, यानी इसका आंसर 180 माइनस थीटा हो जाएगा। अगर रेडियन में बात करोगे तो इसी को हम क्या लिखेंगे? पाई माइनस थीटा रेडियंस। अब थीटा यहाँ रेडियन में लेना पड़ेगा, ये थीटा और ये थीटा वैल्यू में अलग अलग है। अब आप समझ रहे हो है ना, रेडियंस में कैसे बदलेंगे। बच्चों दूसरा सवाल, माइनस ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। माइनस ए वेक्टर, धरती का सारा बच्चा इसको बना लेगा। ये माइनस का जो बच्चों ए वेक्टर है वो ऐसे है। ई वाला कितना हो गया बच्चों? ई वाला हो गया बच्चों 180 माइनस थीटा। ये वाला कितना हो गया बच्चों? 180 माइनस थीटा। तो ये हो गया बच्चों 180 माइनस थीटा। क्यों भाई? पूरा फिर से 180, एक ही लाइन तो है ना ये पूरा। अरे सर ये तो बहुत खूबसूरत बात हो गई। तो माइनस ए और माइनस बी के बीच में क्या एंगल होगा? ऊपर वाला दोनों बात समझ में आ गया आपको? अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे भी ये वाला एंगल हम लोग पता कर रहे हैं। अब बच्चों ध्यान से देखो, अगर ए वेक्टर ऐसे है तो माइनस ए वेक्टर ऐसे होगा कि नहीं होगा? और बी वेक्टर अगर ऐसे है तो माइनस बी वेक्टर ऐसे होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं? अरे पैरेलल ट्रांसलेट भी करवा सकते हो। तो बच्चों पहले से ए वेक्टर की परछाई ऐसे और बी वेक्टर की परछाई ऐसे, ये एंगल थीटा था, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये भी थीटा हो जाएगा, यानी कि ये एंगल आ गया बच्चों थीटा। इन रिजल्ट्स को आप याद रखना है कि नहीं? यहाँ पर इन रिजल्ट्स को आप याद रख सकते हो, राइट? चलो तो बच्चों एक और इंपॉर्टेंट बात हम लोग कर ही लेते हैं रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स में एंट्री मारने से पहले, और वो बात क्या है? वो बात क्या है? इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स। इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स। अरे भाई साहब, इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स, हाँ इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स। दो वेक्टर इक्वल कब होंगे? अच्छा एक बात मेरे को आप बताओ, कभी फोर्स को वेलोसिटी के इक्वल होते देखा है क्या? है कॉमन सेंस की बात, सेम टाइप होना चाहिए, सेम टाइप होना चाहिए, मैग्नीट्यूड तो सेम होना चाहिए, मतलब फोर्स दूसरे फोर्स के बराबर ही हो सकता है। एक वेलोसिटी, एक ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी दूसरे ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी के ही बराबर हो सकता है। एक्सेलरेशन ऑफ टू बॉडीज ही इक्वल हो सकते हैं, एक का एक्सेलरेशन और दूसरे का वेलोसिटी इक्वल हो नहीं सकता है। तो सेम टाइप होना चाहिए, सेम फिजिकल क्वांटिटी, मतलब सेम वेक्टर्स होने चाहिए। यहाँ पे सेम वेक्टर्स होने चाहिए, सेम टाइप ऑफ वेक्टर्स, मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन तो सेम होना ही पड़ेगा। अगर बच्चों वेलोसिटी के माध्यम से ही हम समझें कि एक ऑब्जेक्ट है ये ए और ये जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से इधर, तो वी ए हम लिखेंगे 10 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ। और अगर कोई ऑब्जेक्ट इधर जा रहा था, ये बी था, तो वी बी हम बच्चों लिखेंगे 10 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट। यहाँ पे वी ए इज नॉट इक्वल टू वी बी, इनफैक्ट वी ए इज इक्वल टू वी बी और मोड ऑफ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड बराबर है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बराबर है, मतलब यहाँ पे स्पीड बराबर है, पर वेलोसिटी क्या है बच्चों? अलग अलग है, कोई डायरेक्शन अलग अलग। एक इंपॉर्टेंट बात और बच्चों, इतना तो आपने सीख लिया कि दो वेक्टर्स इक्वल कब होंगे। अच्छी बात, डायरेक्शन सेम, मैग्नीट्यूड सेम। मैग्नीट्यूड सेम भाई मीटर पर सेकंड ही मीटर पर सेकंड से कंपेयर कर सकते हो, न्यूटन को न्यूटन से ही कंपेयर कर सकते हो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर को मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ही कंपेयर कर सकते हो। ये तो तय बात है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात
वेरी गुड, नाइस। चलो भाई साहब, एक इंपॉर्टेंट बात, कुछ बच्चे बोल देते हैं कि सर मान लो कि ये है एल्बर्ट और ये है आइजैक। आइजैक ईस्ट में भाग रहा है 20 मीटर पर सेकंड से और एल्बर्ट जो है 10 मीटर पर सेकंड। तो कोई बोल देगा वेलोसिटी ऑफ आइजैक इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ एल्बर्ट। अरे भाई गलत बात है, वेलोसिटी का भी बड़ा छोटा नहीं होता। वेलोसिटी या कोई भी वेक्टर जो होता है डिफरेंट हो सकता है। वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड को कह सकते थे तुम कि यहां पर v ऑफ, यहां क्या बोल दिया मैंने बच्चों, आइजैक का बड़ा है ना, हाँ आइजैक का बड़ा है। स्पीड ऑफ आइजैक इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ एल्बर्ट, ये बोल सकते हो आप, या फिर ऐसे बोल सकते हो, ये बात आप बोल सकते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ आइजैक इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ एल्बर्ट। बच्चों वेक्टर्स चेंज हो सकते हैं, वेक्टर्स डिफरेंट हो सकते हैं, पर वेक्टर्स एक दूसरे से बड़ा या छोटा ऐसा नहीं बोलते हैं। इट इज नॉट अ राइट सेंस टू टॉक लाइक दिस। ये सही तरीका नहीं है बोलने का। होप आपको बात समझ में आ रही होगी। You are getting these things very clearly, right? So let us move to one important topic, and that is called addition of vectors as well as resultant of vectors. Confuse मत होना, दोनों एक ही बात है। एडिशन ऑफ वेक्टर्स भी इसी को बोलते हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, या फिर इसी को बोलते हैं रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स। मान लो बच्चों दो वेक्टर्स है हमारे पास, ए वेक्टर और बी वेक्टर। एडिशन करोगे तो ऐसे लिखोगे, प्लस का साइन बीच में दोगे, ये हो गया ए प्लस बी। अब यहां पर ए प्लस बी का जो रूल होगा वो वेक्टर अलजेब्रा का रूल होता है, वेक्टर अलजेब्रा का रूल होता है। यहां पे ऐसे नहीं हो जाता है कि 3 न्यूटन 4 न्यूटन इज इक्वल टू दोनों जोड़ दिया 7 न्यूटन, ऐसा नहीं होता है। इसका मैं आपको फीलिंग दिलवा रहा हूं, ध्यान से देखना बच्चों, बहुत कायदे से देखना, प्यार से देखना। सबसे बेस्ट एग्जांपल अपने जिंदगी में क्या है भाई? डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट है, अच्छी बात है। तो बच्चों मान ले कि कोई 3 मीटर ईस्ट में गया, ये पहला डिस्प्लेसमेंट हो गया, और फिर वही आदमी 4 मीटर और ईस्ट में गया, ये दूसरा डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो S1 प्लस S2 तुम यहाँ क्या लिखोगे पता है? आफ्टर ऑल डिस्प्लेसमेंट, मतलब ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है। अरे सर तो मेरे को आता था, हाँ यहाँ तो तेरा लाइफ ईजी है क्योंकि 7 मीटर इन ईस्ट हो गया। अच्छी बात है अच्छी बात है। पर बच्चों मैं अगर सवाल को थोड़ा सा चेंज कर देता, सवाल को थोड़ा सा चेंज कर देता, मैं यहाँ पे देखने के लिए आपको बोलता कि अगर बच्चों S1 इधर हो जाता, S1 हो जाता 3 मीटर ईस्ट, और फिर यहाँ चल के S2 हो जाता 4 मीटर वेस्ट, तो यहाँ पर बच्चों जो S लिखते, ओवरऑल रिजल्ट लिखते, S का मतलब ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट, फाइनल डिस्प्लेसमेंट, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे लिखते बच्चों 3 मीटर ईस्ट प्लस 4 मीटर वेस्ट अब वेस्ट को हम लिखते हैं माइनस ऑफ ईस्ट। ओवरऑल कितना हुआ बच्चों? 1 मीटर वेस्ट में डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ओवरऑल देखो तो ओवरऑल कहाँ से कहाँ गया है। डिस्प्लेसमेंट के लिए हमको इनिशियल से फाइनल के तरफ, तो ये 1 मीटर वेस्ट हुआ है कि नहीं बच्चों, बताओ मेरे को। मतलब लिखने का तरीका यही है कि ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखेंगे, S इज इक्वल टू S1 प्लस S2, यहां भी लिखेंगे S इज इक्वल टू S1 प्लस S2, पर जो ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट है, जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है, वो दोनों के बीच में डायरेक्शन पर भी डिपेंड कर रहा है। सेम डायरेक्शन में था तो 7 हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में हुआ तो 1 हो गया, और वेस्ट में हो गया। अभी भी समझ में नहीं आया, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर स्लाइड कर रहा हूं, अब आपको समझ में आएगा। जैसे देख रिजल्टेंट मैं समझाऊंगा अभी, रिजल्टेंट किसको बोल रहा हूं मैं। देखो बच्चों, मान लिया जाए कोई ऑब्जेक्ट है, कोई प्यारा सा ऑब्जेक्ट है, ये बच्चों पहले 3 मीटर ईस्ट में चला, फिर 4 मीटर नॉर्थ में चला। अब इसको बोल दिया डिस्प्लेसमेंट 1
और इसको बोल दिया डिस्प्लेसमेंट 2। भाई ये अलग डिस्प्लेसमेंट, ये अलग डिस्प्लेसमेंट। तो ऑब्जेक्ट का ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट हम ऐसे लिखते हैं, एस इज इक्वल टू फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट प्लस सेकेंड डिस्प्लेसमेंट। समझे कि नहीं? फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट प्लस सेकेंड डिस्प्लेसमेंट। तो ये भाई क्या हो गया आखिर? ऐसे अगर आप करोगे, ऐसे लिखोगे तो ऑफ कोर्स इसको अगर ये 90 डिग्री ऑफ कोर्स होगा, तो √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इसका मैग्नीट्यूड होगा, मतलब 5 होगा। यहाँ पे लिखोगे 5 मीटर, ये तो मैग्नीट्यूड लिखा, ये डायरेक्शन यहाँ 53 डिग्री हो जाएगा। 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। दिस इज एस मतलब S1 प्लस S2, मतलब S1 वेक्टर प्लस S2 डिस्प्लेसमेंट 1 वेक्टर प्लस डिस्प्लेसमेंट 2 वेक्टर का मतलब हो गया ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट। ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट क्या आया बच्चों? 5 मीटर 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। प्लस का मतलब है कि रिजल्टेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट 1 एंड डिस्प्लेसमेंट 2, रिजल्टेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट 1 एंड डिस्प्लेसमेंट 2। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? यही अगर ऐसे हो जाता यही अगर ऐसे हो जाता तो डिस्प्लेसमेंट कुछ और हो जाता। जैसे अभी तो हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, कोसाइन रूल अगर जिसको जिसको आ रहा होगा वो तो कर लेगा, पर अगर ऐसे हो जाता एक और एक ऐसे, तो देखो बच्चों ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो जाता, एस ऐसे हो जाता, S1 प्लस S2। यही होता कि नहीं होता? पता ओवरऑल कहाँ से कहाँ गया? यहाँ से यहाँ गया। मैं डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूँ और मैं रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ऐसे ही समझाऊंगा। जैसे एक और एग्जाम्पल लो, अभी हमने क्या क्या डिस्कस किया है बच्चों, ध्यान से देखो। एडिशन ऑफ वेक्टर्स हो, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स। रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स हो चाहे एडिशन ऑफ वेक्टर्स हो, उसका सिंबल यही है बच्चों, सिंबल जो है वो प्लस वाला ही है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मतलब होता है बच्चों रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी, इसी को बोलते हैं रिजल्टेंट ऑफ ए बी। रिजल्टेंट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मतलब ए और बी का कंबाइंड इफेक्ट, ए और बी का कंबाइंड इफेक्ट। अभी मैं आपको तुरंत समझा दे रहा हूं और क्लियर हो जाएगा। मान लो बच्चों ध्यान से, एक बॉडी रेस्ट पे है, फील करो। क्लियर तो तभी समझ में आएगा जब मैं बताऊंगा आपको कि रूल क्या कहता है। मान लो बच्चों इस पे इधर लगा 5 न्यूटन और इस पे इधर लगा 6 न्यूटन। तो अगर हम दोनों फोर्स को एक ही फोर्स से रिप्लेस करना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि भाई अगर एक ही फोर्स से रिप्लेस करोगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा 11 न्यूटन। F1 इसको बोल देते हैं और F2 इसको बोल देते हैं। यहाँ पे F1 कितना था बच्चों? F1 था 5 न्यूटन इन ईस्ट और F2 कितना था? 6 न्यूटन इन ईस्ट। तो जो F हो गया फाइनल बच्चों, ये F है, रिजल्टेंट फोर्स है। सॉरी F1 लिख दिया क्या? इसको F लिखो सिर्फ, यहाँ F या फिर F रिजल्टेंट लिख सकते हो। F रिजल्टेंट लिखोगे यहाँ पर F1 प्लस F2। रिजल्टेंट का मतलब होता है बच्चों कि सारे वेक्टर्स के बदले में एक ही वेक्टर लिख दो और वो अकेला वेक्टर बाकी सारे वेक्टर्स का काम कर दे। इट कैन रिप्लेस ऑल द वेक्टर्स अलोन, खुद से रिप्लेस कर दे, सारे वेक्टर्स का काम कर दे। तो ये 11 न्यूटन, अच्छी बात है। यहाँ F1 प्लस F2 कितना हो गया बच्चों? 11, अच्छी बात है। लेकिन यही केस अगर ऐसा हो जाता बच्चों, थोड़ा सा ऐसे करते रहा हूँ, अभी आपको समझ में आ जाएगा। यही अगर डायरेक्शन चेंज हो जाता, एक बच्चों ऐसे लग रहा होता, कैसे? 5 न्यूटन, और एक ऐसे लग रहा होता 6 न्यूटन। इस केस में मान लो ये F1 है और ये F2 है। इस केस में क्या लिखोगे बच्चों? F1 इज इक्वल टू 5 न्यूटन इन ईस्ट और F2 इज इक्वल टू लिखोगे बच्चों 6 न्यूटन इन वेस्ट। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आ जाएगा बच्चों? F रिजल्टेंट इज इक्वल टू F1 प्लस F2, यानी F1 प्लस F2 कितना हो गया बच्चों? E 1 न्यूटन आ जाएगा बच्चों। ध्यान से देखो आप, 1 न्यूटन इधर, इतना कॉमन सेंस है बच्चों। 1 न्यूटन आ जाएगा किधर? वेस्ट में। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों 1 न्यूटन इन वेस्ट। छोड़ोगे बच्चों, अगर रेस्ट पे था तो धीरे धीरे फील करो, बस फील करो। यहाँ चलने का कोई फिजिक्स में बहुत डीप सेंस नहीं है कि चलने लगेगा तो उधर फोर्स होगा, पर फील करो। यहाँ पे इधर रेस्ट पे रहेगा तो इधर चलना स्टार्ट कर देगा। अच्छी बात, कितनी अच्छी बात। मतलब 2 वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अलग अलग कर दोगे तो उसका रिजल्ट जो आएगा वो अलग आएगा।
डिस्प्लेसमेंट के केस में हमने देखा कि डायरेक्शन हम चेंज कर रहे थे तो तुरंत क्या हो जा रहा था, रिजल्टेंट चेंज हो जा रहा था, रिजल्टेंट का डायरेक्शन भी चेंज हो जा रहा था, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जा रहा था। अब यहीं पे डायरेक्शन का मजा। अभी तो बोलोगे कि सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन समझा दिया सर, समझा दिया सर, ये तो क्लास 8 में भी पढ़ा था सर। अच्छी बात है सर, फील करोगे जरा सा, फील करोगे बच्चों। ये ऑब्जेक्ट है, इधर लगाया 6 न्यूटन, इधर लगाया 8 न्यूटन, रेस्ट पे था, रेस्ट पे था। बताओ तो बच्चों ये किधर जाना स्टार्ट करेगा? स्टार्टिंग में मूव कर, इधर तो नहीं करेगा, इधर भी नहीं करेगा, कहीं बीच में करेगा। ट्राई करके देखना मेरे भाई, क्या कर, कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसको इधर रस्सी से बांध ले, इधर रस्सी से बांध ले, और दोनों को साइमल्टेनियसली 6 न्यूटन और 8 न्यूटन से खींचना स्टार्ट कर। ना इधर प्योरली जाएगा, ना इधर प्योरली जाएगा। कोई तो इधर खींचना चाह रहा है, कोई तो इधर खींचना चाह रहा है, इधर चला जाएगा। अगर कोई इधर खींचना चाहता, कोई इधर खींचना चाहता तो कहीं इधर जाता, बीच में कहीं एग्जैक्ट। तो डिपेंड करेगा कौन कितना बड़ा है, वो सब सीखेंगे हम। मतलब कि अगर मैग्नीट्यूड सेम हो दो वेक्टर्स का, तो उनका रिजल्ट जो होगा उनके बीच के डायरेक्शन पर भी डिपेंड कर रहा है। अपोजिट डायरेक्शन में कुछ और हो जा रहा है, ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। तो अब हम आते हैं बच्चों ट्रायंगल लॉ, एक लॉ को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फिर से एडिशन ऑफ वेक्टर्स या रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स। मैंने ब्रीफ दे दिया कि ताकि आपको फील आ सके, एडिशन ऑफ वेक्टर्स या फिर रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स। मतलब ए वेक्टर बी वेक्टर है तो रिजल्टेंट हम ऐसे लिखते हैं। दो वेक्टर का एग्जांपल ले रहे हैं, 3 वेक्टर हो सकता है, 50 वेक्टर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पहले हम 2 वेक्टर के लिए डिस्कस करेंगे, पहले हम 2 वेक्टर के लिए डिस्कस करेंगे। तो रिजल्टेंट वेक्टर का मतलब क्या होता है पता है? वो अकेला वेक्टर जो वही इफेक्ट दे जो गिवन वेक्टर्स मिलके इफेक्ट दे रहे थे। जैसे 2 फोर्स लग रहा है, दोनों का रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? मात्र एक फोर्स कितने मैग्नीट्यूड का हो और किस डायरेक्शन में हो कि उसका इफेक्ट वही आए जो गिवन दोनों वेक्टर्स का इफेक्ट आ रहा था, जो कंबाइंड इफेक्ट आ रहा था। गेटिंग द पॉइंट और नॉट? जैसे कि मैं समझाऊं कि मान लो कि एक फोर्स इधर है और एक फोर्स इधर है, तो इन दोनों फोर्स का जो इफेक्ट बताऊंगा ऐसे ही आता है, कितना हो ये कि ये वही इफेक्ट दे जो ये दोनों मिल के दे रहे थे। चाहे 10 भी हो, 20 भी हो सकता है। यहाँ 2 का एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, बस ये अब समझ में आ गया होगा। अकेला वेक्टर जो सबका इफेक्ट खुद ही दे दे, वही है रिजल्टेंट वेक्टर। अच्छी बात है। तो बच्चों सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे फॉर 2 वेक्टर्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फॉर 2 वेक्टर्स। पहला केस है फॉर 2 वेक्टर्स। फॉर 2 वेक्टर्स जो बच्चों लॉ है, इस लॉ को बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मैंने बताया था वेक्टर अलजेब्रा, मैंने आपको बताया था कि मैं वेक्टर अलजेब्रा पढ़ाऊंगा और वेक्टर अलजेब्रा के अपने नियम हैं। तो वेक्टर अलजेब्रा के रिजल्टेंट पता करने के और एडिशन जो है ये क्या है? ये पहला नियम, ये पहला स्टेप है, सॉरी, इट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, राइट? इट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। भाई ट्रायंगल लो, ट्रायंगल सुन, मतलब यहाँ पे जो भी अप्रोच है जियोमेट्रिकल अप्रोच है। अब जियोमेट्रिकल अप्रोच में क्या बच्चों? जियोमेट्रिकल अप्रोच में वेक्टर को एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर को हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छी बात है सर, दैट्स नाइस थिंग। तो 2 वेक्टर के लिए ट्रायंगल लो क्या होगा सर? मैं बताता हूं क्या होगा, मैं पहले बता दे रहा हूं आपको कि कैसे क्या करते हैं। अगर आपके पास बच्चों 2 वेक्टर्स हैं, अरे यार कहाँ गया तू? इधर आ जा, इधर आ जा। हाँ सेट हो गया है, वेरी गुड। अगर आपके पास बच्चों 2 वेक्टर्स हैं, अच्छी बात है। हेड टेल तो पता है आपको। मान लो बच्चों आपके पास ए वेक्टर ए है और एक दूसरा वेक्टर ए बी है। तो ट्रायंगल वो ये कहता है कि ए वेक्टर जैसे है उसको वैसे ही छोड़ दो बच्चों, ऐसे छोड़ दिया।
बी वेक्टर, दूसरे वेक्टर को क्या करो कि दूसरे वेक्टर के टेल को पहले वेक्टर के हेड पे ला दो। तो पैरेलल शिफ्टिंग तो हम कर सकते हैं, वेक्टर चेंज नहीं होता है पैरेलल शिफ्टिंग पे। तो बिना लेंथ चेंज किए हुए जो एरो बी को रिप्रेजेंट कर रहा है उसको ऐसे रख देंगे। उल्टा भी कर सकते थे हम, बी को ऐसे रख देते, बी जैसे था उसको ऐसे रख देते। क्या ऐसे ही है क्या? बी को ऐसे ही रख सकते थे और हम क्या करते बच्चों कि ए के टेल को बी के हेड पे रख देते हैं। समझ में आई बात? ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, किसी को फिक्स कर लो और दूसरे के टेल को पहले के हेड पे ला के रख दो। तो बच्चों जो रिजल्टेंट होगा ए प्लस बी हमको कहाँ से मिलेगा? पहले के टेल से लास्ट के हेड को ज्वाइन करने वाला जो एरो होगा वही ए प्लस बी देगा। पहले के टेल से लास्ट के हेड को ज्वाइन करने वाला ए प्लस बी या बी प्लस ए, ये बी प्लस ए, बी प्लस ए, तो ये बी प्लस ए लिख देते हैं। चलो 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 बी प्लस ए लिख देते हैं। अब बी प्लस ए कहो या ए प्लस बी कहो सेम है। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, ये भी लिख लेना। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन follows commutative law। a प्लस बी लिखो या b प्लस ए लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। रिजल्टेंट इज इक्वल टू हो जाता है a प्लस बी या फिर b प्लस ए, कुछ भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो रिजल्टेंट यहाँ ऐसे, रिजल्टेंट यहाँ भी ऐसे। भाई थोड़ा 19-20 मैग्नीट्यूड में हो सकता है, मैं रोबोट थोड़ी हूँ। चीज़ें क्लियर हो गई? तो इसको अगर लैंग्वेज में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? नहीं भी लिखोगे तो काम चलेगा। लैंग्वेज में यहाँ आप अगर मेंशन नहीं भी करोगे तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो लैंग्वेज में लिख ही देते हैं। ट्रायंगल लॉ ये बोलता है बच्चों, लैंग्वेज लिखो। ट्रायंगल लॉ क्या बोलता है? तो ट्रायंगल लॉ ये बोलता है, ओहो, ट्रायंगल लॉ ये बोलता है फॉर फाइंडिंग रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स कीप वन वेक्टर as it is and place the tail of second vector on the head of first vector। Resultant vector is given by arrow whose tail is at the tail of first vector and head is at the head of सेकेंड वेक्टर। मैंने वही बात लिखी जो मैंने बोली थी, मैंने वही बात लिखी जो मैंने बोली थी। बात समझ में आ गई? फंटास्टिक, फैंटाबुलस। मैं कुछ कुछ एरो वर्क आपसे करवाऊंगा अभी, मैं कुछ कुछ एरो वर्क कराऊंगा, एरो डायग्राम्स बनवाऊंगा। निगेटिव ऑफ वेक्टर भी बता दिया है, अच्छी बात है। मैं कुछ कुछ काम आपसे करवाऊंगा, फिर ट्रायंगल लॉ में जाऊंगा। ठीक है, फिर इसके डिटेल मैथमेटिक्स में जाऊंगा। मैंने बेसिक मतलब आपको समझा दिया है। और सवाल कर लें क्या? और सवाल कर लेते हैं बच्चों, और सवाल कर लेते हैं। जैसे देख, कोई वेक्टर ए है और कोई वेक्टर बी है। ए प्लस बी, ए ऐसे ही रख दो, बी के टेल को यहाँ ला दो, ए प्लस बी ऐसे हो गया। हाँ हाँ,
अरे यार कितना लाइफ आसान है भाई साहब, कितना लाइफ आसान है। कोई अगर x वेक्टर है, कोई अगर y वेक्टर है, तो अगर x प्लस वाई देना है तो x ऐसे दे दो, सेम डायरेक्शन में y ऐसे दे दो, x वेक्टर ये हो गया, y वेक्टर ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक x प्लस वाई। अब बच्चों ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो इस केस में ट्रायंगल नहीं बनेगा। जब थीटा 0 डिग्री है, यहाँ देखो दोनों पैरेलल है, थीटा 0 डिग्री है तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। एक और केस में ट्रायंगल नहीं बनेगा यहाँ पे, राइट। कौन सा केस में भाई ट्रायंगल नहीं बनेगा? अगर मान ले बच्चों कि यहाँ पर आपका ये p वेक्टर है और एक आपका ये q वेक्टर है, तो कोई बोले p प्लस q वेक्टर बता दो भाई, तो p वेक्टर जैसा है वैसे लिख लिया। अब q वेक्टर क्या करो, इसके ऐसे यहीं तक आ रहा था, तो रिजल्टेंट जो होगा बच्चों यहाँ से यहाँ तक होगा, मतलब यही p प्लस क्यू देगा। क्यों? क्योंकि p का टेल है, q का हेड है, तो p के टेल से q के हेड तक, क्योंकि p पे ही तो q का टेल रखे p के हेड पे। समझ में आया कि नहीं आया? मेरे को लग रहा है कि समझ में, और इलेबोरेट करो क्या, ये क्लियर हुआ कि नहीं? यहाँ मैंने क्या किया भाई साहब, यहाँ मैंने क्या किया, ध्यान से देख। मैंने क्या किया, पहले p लिया, उसके बाद इसी के ऊपर रख दे, और क्या ज़्यादा कष्ट हो रहा है तो देख, ये देख q रख दिया ऐसे, तो p प्लस क्यू कहाँ से कहाँ तक आया? अरे भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब, यहाँ है भाई साहब, यहाँ। ये क्या हो गया बच्चों? ये हो गया p प्लस क्यू, p के टेल से q के हेड तक। यही करने का है, ये अपोजिट डायरेक्शन था, तो यहाँ भी ट्रायंगल नहीं बनेगा। ट्रायंगल लॉ बोलेंगे पर ट्रायंगल बनेगा नहीं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन पे ही सारा काम हो सके। यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन पे ही सारा काम हो जा रहा था सेम डायरेक्शन में, और थीटा 180 डिग्री पे भी ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई नहीं देगा। दो केस में ट्रायंगल बनता हुआ नहीं दिखाई देगा, बाकी केस में थीटा 0 डिग्री पर ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई नहीं देगा, थीटा 180 डिग्री पर ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई नहीं देगा। ठीक, तो फाइन, ठीक है, अच्छी बात। अब बच्चों मैं कुछ काम करवा रहा हूँ आपसे, ये करना पड़ेगा आपको। जैसे देखो बेटा, ए वेक्टर दिया हुआ है और बी वेक्टर दिया हुआ है, तो मेरे को बता आप कि ए प्लस माइनस बी कैसे लिखेगा। तो धरती पर ये सबको पता है कि ए माइनस बी हम ए प्लस माइनस बी को बोलेंगे। ये धरती पे सबको पता है कि नहीं? कोई ऐसा इंसान है जिसको नहीं पता है? माइनस बी वेक्टर कैसे होगा? एकदम अपोजिट टू, मैग्नीट्यूड सेम। अगर कोई बोलता a माइनस बी मतलब a प्लस माइनस बी, तो a वेक्टर तो जैसे जिंदा है वैसे रखेंगे। अब अरे यार a वेक्टर हॉरिजॉन्टल दिखा रहे थे, क्या कर दिया? a वेक्टर तो जैसा है वैसे ही रखेंगे बच्चों। अब माइनस बी वेक्टर, b के अपोजिट माइनस बी वेक्टर, अब a के टेल से माइनस बी के हेड पर। a माइनस बी होता है रिजल्टेंट ऑफ a एंड माइनस बी, इसीलिए मैं सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर अलग से नहीं पढ़ाऊंगा, समझे कि नहीं? अगर बच्चों p वेक्टर यहाँ पे ऐसे है और q वेक्टर अपना ऐसे है, तो कोई पूछे p माइनस क्यू, अरे भाई साहब तो p तो ऐसे ही लिख देंगे, q ऐसे है मतलब माइनस क्यू ऐसे होगा, यानी कि माइनस क्यू मैं यहाँ लिख दूंगा ऐसे, और माइनस क्यू लिखा, यानी कि ये क्या हो गया? p प्लस माइनस क्यू, यानी p माइनस क्यू। ये भी एरो का काम अपना हो गया। जानदार बच्चे हैं आप लोग, शानदार बच्चे हैं। मान ले बच्चों एक और सवाल, मान ले कि p वेक्टर दिया हुआ है ऐसे और q वेक्टर दिया हुआ है ऐसे और किसी ने पूछ लिया कि p प्लस क्यू बाई 2 कैसे बनाओगे? कहोगे कि क्या टेंशन लेना है, q बाई 2 का मतलब q का आधा। तो इतना बड़ा नहीं, इतना करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? p को जैसे है वैसे लिखेंगे, फिर q बाई 2 को लिखेंगे। यहाँ तक नहीं आएंगे, यहाँ तक q है, q बाई 2 यहीं तक है, मतलब q बाई 2। ये हो गया बच्चों p प्लस q बाई 2। यहीं पे कोई बच्चों अगर बोल देता मेरे से, क्या बोल देता कि p प्लस 2q बताओ, तो मैं p लेता ऐसे और 2q लेता ऐसे, q का दुगना 2q लिया तो p प्लस 2q। ये क्या हो गया बच्चों? p प्लस 2q हो गया। माइनस 2q
गेटिंग द पॉइंट और नॉट? मेरे को लग रहा है कि अब बेसिक बातें आपको क्लियर हो रही हैं, सारी चीज़ आपको क्लियर हो रही है। मेरे को नहीं लगता है कि आपको यहाँ कोई तकलीफ है ट्रायंगल लॉ में। ट्रायंगल लॉ दो वेक्टर के लिए अप्लाई होता है, दो वेक्टर के लिए अप्लाई होता है। ट्रायंगल जब थीटा 0 हो और 180 हो तो बनता हुआ दिखाई नहीं देगा, जब बाकी एंगल्स हो तो ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई देगा। बात समझ में आई? वेरी गुड। अब ट्रायंगल लॉ के और डिटेल में जाते हैं बच्चों। तो ट्रायंगल लॉ के और डिटेल में हम क्या जाएं, हम मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे। मैथमेटिकल एनालिसिस कैसे करेंगे भाई? ऐसे देखते हैं। देख, मान ले दो वेक्टर्स हैं, टू वेक्टर्स वी आर गिवन, और टू वेक्टर्स में क्या दिया हुआ है, ए एंड बी दिया हुआ है, और दोनों के बीच में एंगल क्या दिया है, थीटा। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए एंड बी। एंगल बिटवीन ए एंड बी थीटा दिया हुआ है। अच्छा, तो जब एंगल बिटवीन ए एंड बी दिया हुआ है, इसका मतलब हम मान लेते हैं भाई कि टेल टेल कोइंसिडेंस है। टेल टेल यहाँ पे क्या है, कोइंसाइड कर रहा है, तभी डायरेक्टली एंगल नजर आएगा। ठीक है, नहीं भी होता तो हम टेल टेल कोइंसाइड करवा देते। मतलब वेक्टर जो अपने पास है बच्चों कुछ इस टाइप से है, ध्यान से देखो आप। थीटा एंगल है, नजर आ रहा है, टेल टेल कोइंसाइड कर रहा है, अच्छी बात है। अब बच्चों आप देखो क्या करना था आपको, ध्यान से देखो। ये ए वेक्टर है, अच्छी बात है। अरे एरो सही से बन जाए यार, ए वेक्टर है। बच्चों अपने पास ट्रायंगल लॉ लगाने के लिए बी वेक्टर को पकड़ के यहाँ पे लाना पड़ेगा, अच्छी बात है। मतलब हमने क्या किया है एक्चुअली, आप देखो तो यहाँ पर हमने एक्चुअली क्या किया है, बी वेक्टर को ऐसे लाया है, लाया कि नहीं लाया, ठीक है, यही तो बी वेक्टर ला दिया यहाँ पे। तो इसको आगे एक्सटेंड करोगे तो ये दोनों पैरेलल है, क्योंकि इसके पैरेलल ही शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये भी थीटा बनेगा कोरेस्पॉन्डिंग एंगल से, अच्छी बात है। मतलब यहाँ पे एंगल बन गया एक थीटा। दैट्स ग्रेट थिंग टू नो। तो बच्चों रिजल्टेंट कैसे आएगा, रिजल्टेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए प्लस बी से। इसको दूसरे कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे देखो रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे। ये क्या हो गया बच्चों, ए प्लस बी, यानी कि यही हो गया रिजल्टेंट। तो अब ज्योमेट्रिकल एनालिसिस करना है। दैट्स ग्रेट थिंग टू नो। बच्चों ज्योमेट्रिकल एनालिसिस हम करते हैं, आप देखो यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे ज्योमेट्रिकल एनालिसिस, तो कैसे करेंगे भाई, ध्यान से देखते रहना। एरो एरो नहीं देंगे, बस ऐसा ही डायग्राम बना देंगे ताकि अपना ट्रायंगल बन जाए। तो ये बच्चों बन गया, ये बच्चों बन गया, ये थीटा बन गया, ये रिजल्टेंट बन गया, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड के बराबर ये हो गया, ये साइड ए के बराबर हो गया, ये साइड बी के बराबर हो गया, ये आर के बराबर हो गया। आर को बच्चों ऐसे भी लिख सकते हो, आर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ ए प्लस बी, या मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। पहले हम ए प्लस बी पता कर रहे हैं, मतलब आर, और तब हम उसको मोड में डाल रहे हैं। दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी, दिस एंड दिस आर नॉट सेम, कंफ्यूजन मत पड़ना। ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी है, इसका मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इसमें पहले हमने मैग्नीट्यूड पता किया है तब सम किया है, इसमें पहले हमने रिजल्टेंट पता किया और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पता किया है, क्योंकि ये क्या है अपना, ये रिजल्टेंट है, तो पहले रिजल्टेंट उसके बाद मैग्नीट्यूड। समझ में आया? धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा बच्चों। हम क्या करते हैं बच्चों, इस ट्रायंगल का एक नाम देते हैं यहाँ पे। तो इसका नाम दे दिया हमने O, इसका नाम दे दिया हमने X, इसका नाम दे दिया हमने Y, इसका नाम दे दिया हमने Z। ठीक है बच्चों, अच्छी बात है। ये एक एंगल का नाम दे दिया हमने अल्फा, इस एंगल का नाम दे दिया हमने अल्फा। अल्फा क्या है भाई साहब, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड रिजल्टेंट वेक्टर। अल्फा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड रिजल्टेंट वेक्टर। अब हम बच्चों यहाँ पर इस ट्रायंगल में, छोटे वाले ट्रायंगल में ऑब्जर्व करेंगे। किस ट्रायंगल में?
छोटे वाले ट्रायंगल में ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पर। तो छोटे वाले ट्रायंगल में हम क्या ऑब्जर्व करेंगे बच्चों, ये अपना एक छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल है, ये थीटा है, इसके रिस्पेक्ट में एक्स जेड क्या है, परपेंडिकुलर है, और वाई जेड क्या है, बेस है। तो ये अगर बी है हाइपोटेनस का लेंथ, एक्स वाई का लेंथ कितना है यहाँ, बी के मैग्नीट्यूड के बराबर, क्योंकि ये वाला क्या शो कर रहा है, बी वेक्टर को, तो यहाँ पे ये लेंथ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड को शो करेगा। यानी कि ये वाला जो हो जाएगा सोल्व करो तो बी साइन थीटा हो जाएगा, और ये वाला लेंथ हो जाएगा बी कॉस थीटा। कहने का मतलब है बच्चों यहाँ पर कि एक्स जेड विल बी इक्वल टू बी साइन थीटा, एंड यहाँ पर बच्चों कलर दिखाई दे रहा है क्या कि नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा, ले फिर से लिख दे रहा हूँ मैं, ओह फिर से लिख दे रहा हूँ मैं वाइट से। यहाँ पे ये जो हो जाएगा एक्स जेड जो हो जाएगा वो बी साइन थीटा हो जाएगा, और वाई जेड जो हो जाएगा बी कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि एक्स जेड बी साइन थीटा और वाई जेड बी कॉस थीटा। क्यों भाई, इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये हाइपोटेनस परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइपोटेनस इंटू साइन थीटा, और बेस इज इक्वल टू हाइपोटेनस इंटू कॉस थीटा। तो यही हो गया, इस ट्रायंगल की बात है भाई। तो इस छोटे ट्रायंगल में हमने बात किया, किस ट्रायंगल में बात किया हमने, इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड। अब हम बात करेंगे बच्चों इन ट्रायंगल, किस ट्रायंगल में, बड़े वाले ओ एक्स जेड में। ओ एक्स जेड भी राइट एंगल ट्रायंगल है यहाँ पे जेड में, अच्छी बात। तो अपना रिजल्टेंट क्या है, ओ एक्स के बराबर है, रिजल्टेंट इज इक्वल टू ओ एक्स, और ओ एक्स जो है बच्चों अंडर रूट ओ जेड स्क्वायर प्लस एक्स जेड स्क्वायर। सबको क्लियर है। ओ जेड स्क्वायर क्या है बच्चों, ओ जेड ओ आई प्लस वाई जेड का होल स्क्वायर प्लस एक्स जेड का होल स्क्वायर है बच्चों, है कि नहीं। अब यहाँ पे आप देखो, सोल्व करो, वैल्यू पुट करो। ओ आई क्या है बच्चों, ओ आई है ए, और प्लस ये बी कॉस थीटा है वाई जेड, बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। यानी कि यहाँ से समझ में क्या है बच्चों कि रिजल्टेंट की जो मैग्नीट्यूड हो जाएगी, जो कि इस साइड के लेंथ के द्वारा दिया जा रहा है, ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बच्चों यहाँ से आप क्या करोगे, ए स्क्वायर ठीक है, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब बी स्क्वायर इंटू 1 मतलब बी स्क्वायर। यानी कि बच्चों 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर, यही हो गया रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। बच्चों आप ध्यान से देख लो, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर। इसी को हम रीअरेंज करके बच्चों लिख सकते हैं यहाँ पर कि रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा भाई साहब, खैर इसको आप नोट कर लो, हम नेक्स्ट पेज पे ही बात करेंगे, अब इसको आप नोट कर लो, राइट। तो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड आया है यहाँ पे बच्चों, एक वेक्टर ऐसे था, एक वेक्टर ऐसे था, सिर्फ हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड दे रहा है ए, ये बी, यहाँ पे बच्चों यहाँ पे परपेंडिकुलर लिया था, ये ओ था, ये एक्स था, ये वाई था, ये जेड था, राइट। ये एंगल अल्फा बन रहा था। तो जो रिजल्टेंट आया था वो आया था अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, इस पे हम एनालिसिस करेंगे, इस फार्मूले पे कैसे एनालिसिस करेंगे वो देखो। बट एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, tan अल्फा। इस ट्रायंगल में ओ एक्स जेड ट्रायंगल में, बड़े वाले ट्रायंगल में tan अल्फा क्या है भाई, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर का लेंथ यहाँ कितना था, ये थीटा था, तो बी साइन थीटा, यानी बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, ओ जेड ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्फा एंगल मेड बाय
रिजल्टेंट विथ ए वेक्टर। रिजल्टेंट का मतलब आर वेक्टर। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर का मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यही है आर वेक्टर। पूरे को मोड में डाल दो। फिर मैं समझा रहा हूँ, मोड में आर वेक्टर को डाला है, पहले ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर पता किया, फिर मोड में डाला है। नाइस 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 नाइस। तो बच्चों ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पे एक बात बता दो, आप एक बात बता दो, आर की मैक्सिमम वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज क्या होगी? तो ए स्क्वायर फिक्स है, बी स्क्वायर फिक्स है। अगर हम मैग्नीट्यूड दोनों को फिक्स रखते हैं, ए को फिक्स रख देते हैं कांस्टेंट और बी को भी फिक्स रख देते हैं, यहाँ पे बी को ही बी बोल रहा है, बी के मैग्नीट्यूड को, इन दोनों को हम फिक्स रखते हैं और थीटा को हम वेरी करवाते हैं। मतलब दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम फिक्स रखते हैं और दोनों के बीच में हम एंगल को चेंज करते जाते हैं। तो जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा वो कब मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम होगा? तो भाई ये फिक्स, ये फिक्स, थीटा ही वेरी कर सकता है। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा? जब cos थीटा 1 होगा, क्योंकि cos थीटा 1 से बड़ा हो नहीं सकता है। तो जब थीटा 0 डिग्री होगा तो इस पूरे का मैग्नीट्यूड सबसे बड़ा होगा, क्योंकि फिक्स इसकी मैग्नीट्यूड सबसे बड़ी कब? ये भी फिक्स। तो बच्चों यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि आर मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट कब होगा? व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड दैट इज आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0 डिग्री। चल लिख दिया, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब कि अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इस केस में बच्चों रिजल्ट जो हो जाएगा, सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ जो रिजल्टेंट हो जाएगा वो ए के मैग्नीट्यूड प्लस बी के मैग्नीट्यूड के सम के बराबर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे मिनिमम कब होगा? आर मिनिमम, ये भी पॉजिटिव है बच्चों, मैग्नीट्यूड हरदम पॉजिटिव होगा वेक्टर का, ठीक है। मतलब एक का वैल्यू अगर 3 है, 3 यूनिट, और दूसरे का 4 यूनिट, तो सेम डायरेक्शन में मैंने बताया था ट्रायंगल फॉर्म नहीं करे, स्ट्रेट लाइन पहले के टेल से लास्ट के हेड तक 7 यूनिट हुआ कि नहीं हुआ? कब है? जब थीटा 0 डिग्री है, सेम ही डायरेक्शन में है। ये तो डायरेक्टली ट्रायंगल से भी समझ में आ जाएगा। हालांकि इस केस में ट्रायंगल नहीं बन रहा है, पर ट्रायंगल तो यही बोलता है ना कि पहले के हेड पर दूसरे का टेल डाल दो, पहले के टेल से तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो यहाँ पे सम हो जा रहा है। जैसे ही थोड़ा सा टर्न होता, चाहे इधर कर देते या इधर, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कम होने लगता, ऐसे ही कम हो गया। इस केस में ही मैक्सिमम है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आर मिनिमम कब होगा भाई? तो यहाँ पर कॉस थीटा मिनिमम जब होगा, क्योंकि यही डिसाइड कर रहा है। तो कॉस थीटा मिनिमम कब होगा? जब थीटा 180 डिग्री होगा। तो थीटा यानी आर मिनिमम की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2ab cos थीटा। अरे cos थीटा ही तो था, देख इधर, कहाँ गया रे, कहाँ गया रे? हाँ, cos थीटा ही तो था। तो थीटा 180 यानी कि cos थीटा -1, यानी कि -2ab हो जाएगा। मतलब अंडर रूट a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मोड ऑफ a माइनस बी। मोड ऑफ a माइनस बी, क्योंकि यहाँ मैग्नीट्यूड हम पता कर रहे हैं बच्चों। मान लो कि एक वेक्टर 3 यूनिट इधर है और दूसरा वेक्टर 4 यूनिट इधर है, तो रिजल्ट कितना हुआ? यहाँ से लेके यहाँ तक, मैंने बताया था यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये कितना बच गया? अपोजिट डायरेक्शन के चलते 1 यूनिट। तो क्या लिखोगे आप? 3 - 4 थोड़े ही लिखोगे, मोड में 3 - 4 लिखोगे ना। इस केस में ए का मैग्नीट्यूड अगर बी से बड़ा रहता तो a - बी लिख देते, लेकिन अगर बी का मैग्नीट्यूड ए के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा हो जाता तो फिर b - ए लिख दो। इसीलिए मैंने एक लाइन में a वेक्टर माइनस b वेक्टर लिख दिया है। इसका मतलब होता है बच्चों कि जो रिजल्टेंट का वैल्यू है a प्लस बी
इसी को बोल रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट और इसी को बोल रहे हैं आर। आर जो होता है बच्चों वो मोड ऑफ ए माइनस बी से और ए प्लस बी, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये थीटा 180 डिग्री पर है, इक्वलिटी का साइन, और ये इक्वलिटी का साइन क्या है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पर। बाकी केस में ठीक है बच्चों, अच्छी बात है। तो बच्चों एक सवाल का आप जवाब दीजिए यहां पर। क्वेश्चन इज कि अगर एक वेक्टर है, ए का मैग्नीट्यूड है 10 यूनिट्स, कोई भी वेक्टर हो सकता है, सेम टाइप का वेक्टर है तभी ऐड करें, बी है 15 यूनिट्स, तो ए प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा कैन बी पहला 12 यूनिट्स, दूसरा 3 यूनिट्स, तीसरा 24 यूनिट, चौथा 20 यूनिट। तो बच्चों जो ए और बी का जो रिजल्टेंट होगा, मतलब जो आर होगा, वो ए प्लस बी और ए माइनस बी के बीच में, तो ए माइनस बी का मोड कितना हो गया, 10 माइनस 15 के मोड से लेके ये 10 प्लस 15 मोड में नहीं ले रहे थे, तो 10 प्लस 15 तक जा सकता है, यानी कि 10 प्लस 15 मतलब 5 से लेके 25 तक रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हो सकता है। तो 5 से 25 के बीच में ये भी है, ये पॉसिबल नहीं है, ये दोनों है, तो 3 ऑप्शन इसमें सही है। बात समझ में आई? बात समझ में आ गई बच्चों? ये बात समझ में नहीं आ रही है बच्चों? मेरे को लग रहा है कि ये सारी बातें आपको क्लियर हैं। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हम ऐसे ही पता करते हैं, सेम डायरेक्शन में सम, अपोजिट डायरेक्शन में डिफरेंस का मैग्नीट्यूड, यही हो जाता है रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? अच्छी बात है। तो बच्चों हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जैसे देखो आपको वो चीज़ तो पता हो ही गया है, चलो एक बार लिख ही लो, है ना, एक बार लिख लो कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ए प्लस बी कब हो रहा था, जब थीटा अपना 0 डिग्री हो रहा था। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड अपना ए माइनस बी कब हो रहा था, जब थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री हो रहा था। और अगर थीटा 90 डिग्री हो जाता बच्चों, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90 डिग्री, मतलब ये टर्म तो 0 हो गया, मतलब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको इस तरह से भी आप देख सकते हो बच्चों, ए वेक्टर है, यहाँ पे बी वेक्टर है, 90 डिग्री, हेड टेल रूल, पहले के हेड के ऊपर दूसरे का टेल, ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल बना, ये ऑब्वियसली अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दैट्स द गेम, दैट्स द रियल गेम, है कि नहीं बच्चों? ठीक है, नाइस। तो कुछ और डिस्कस करते हैं बच्चों, फिर हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। कोई आपसे बोल देगा यहीं पर सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स कैसे करोगे, मतलब ए माइनस बी कैसे करोगे, ठीक है। ए और बी दिया हुआ है तो ए माइनस बी, तो मैंने आपको बताया था बच्चों कि ए माइनस बी कुछ नहीं होता है, ए प्लस माइनस बी होता है। अगर एंगल बिटवीन ए एंड बी थीटा दिया हुआ है, लिख लो ये, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज थीटा, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर थीटा दिया हुआ है, तो ठीक है भाई साहब। एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर क्या हो जाएगा बच्चों, ये तो मैंने आपको करके दिखाया है। अगर ए के बीच में और बी के बीच में थीटा एंगल बन रहा है, ये ए है और बी है, तो माइनस बी ऐसे बन जाता है, तो ये थीटा है, तो ये 180 माइनस थीटा है या पाई माइनस थीटा है। तो अब यहाँ हमको क्या करना है, कायदे से हमको पता करना है कि भाई साहब ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, तो यहाँ ऐसे कर देंगे,
ए की मैग्नीट्यूड तो ये ही है, माइनस बी वेक्टर की भी मैग्नीट्यूड बी के बराबर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी मैग्नीट्यूड यहाँ किसका पता करना है, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, मतलब इसका। तो मैग्नीट्यूड हम ऐसे ही पता करते हैं, रिजल्टेंट, तो ए और माइनस बी का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ऐसे आएगा प्लस 2ab कॉस। अब एंगल ए और बी के बीच में मत लिखना, क्योंकि ए और माइनस बी का रिजल्टेंट पता कर रहे हैं, तो ए और माइनस बी के बीच में एंगल कितना होगा, 180 माइनस थीटा। एक चीज़ बता दूं आपको बच्चों, कॉस 180 माइनस थीटा जो होता है यहाँ पर, वो माइनस कॉस थीटा होता है, राइट। कॉस 180 माइनस थीटा जो होता है माइनस कॉस थीटा हो जाता है। आई बात समझ में बच्चों? तो यहाँ a माइनस बी का मैग्नीट्यूड सबसे ज़्यादा कब होगा, जब ये -1 होगा तभी तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा। a और b दोनों पॉजिटिव है क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो a और माइनस बी का जो मैग्नीट्यूड है मैक्सिमम, यानी कि a माइनस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो मैक्सिमम होगा कब, जब थीटा होगा 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि जब a माइनस बी यानी a प्लस माइनस बी यहाँ पर हो जाएगा कितना बच्चों, इसका जो मैग्नीट्यूड है सॉरी कितना हो जाएगा, a प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर ये -1 हो जाएगा थीटा 180 डिग्री पे, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2ab, मतलब बच्चों ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का अंडर रूट a प्लस बी वैसे ही निकल जाएगा क्योंकि ये भी ग्रेटर देन 0। यहाँ बच्चों a प्लस माइनस बी मतलब इसका मैग्नीट्यूड मिनिमम कब होगा, जब थीटा 0 डिग्री हो जाएगा बच्चों। इस केस में बच्चों cos 0 1 होता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, cos थीटा 1 हो जाएगा तो इसके साइन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, -2ab, मतलब ये मोड ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब मोड ऑफ a माइनस बी। मेरे को लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा, मेरे को लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो बच्चों मैं कुछ कुछ केस डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। जब थीटा 0 डिग्री नहीं हो, थीटा इज नॉट इक्वल टू 0 डिग्री और थीटा इज नॉट 180 डिग्री, तो ट्रायंगल तो बनेगा ही, क्योंकि ट्रायंगल तो फॉर्म होगा ही। इन्हीं दोनों केस में स्ट्रेट लाइन पे ही काम हो जाता था, सेम डायरेक्शन में या फिर अपोजिट डायरेक्शन में एक स्ट्रेट लाइन पे ही काम हो जाता था। पर थीटा 0 180 नहीं हो तो ट्रायंगल बनेगा। अच्छी बात कही आपने सर, मैं हरदम सही बात बोलता हूँ। तो यहाँ ट्रायंगल बनेगा, राइट। तो मैं क्या बोल रहा था भाई कभी कभी मैं ही भूल जाता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों, ट्रायंगल बनेगा। हाँ, तो ट्रायंगल में भी बच्चों कभी इक्विलेटरल ट्रायंगल बनने का चांस आ जा रहा है। थोड़ा ज्योमेट्री का अनुमान लगाते हैं, कब इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल का संभावना कब क्रिएट होता है बच्चों, इक्विलेटरल ट्रायंगल का संभावना तब क्रिएट होता है बच्चों जब ए बी के बराबर हो और रिजल्टेंट भी दोनों के बराबर हो। तो इस केस में बच्चों इक्विलेटरल ट्रायंगल बनने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे एक सवाल, इफ a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू a प्लस बी, डायरेक्ट दिया हुआ है बच्चों, फाइंड एंगल बिटवीन a एंड b। a और b के बीच में एंगल बताओ। मैं बहुत सिंपल ही सवाल ले रहा हूं आपके पास, राइट। तो इसको वेक्टर से भी हम सोल्व कर सकते हैं। इसको डायरेक्ट हम a बोल देते हैं, इसको डायरेक्ट b बोल देते हैं। इसको चलो, ये तो रिजल्टेंट है, इसको हम रिजल्टेंट बोल देते हैं, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड सॉरी बाय डिफॉल्ट। तो बच्चों ये बोल रहा है कि यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, ज्योमेट्री से भी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर, राइट। पर पहले ऐसे कर लेते हैं। तो आर स्क्वायर, आर किसके बराबर है, ए के ही बराबर है, स्क्वायर कर देते, ए स्क्वायर। बी भी ए के बराबर है, क्योंकि बी के जगह ए लिखना पड़ेगा। ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू आर है, तो आर की जगह सबको ए के टर्म में लिख दिया। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 2a स्क्वायर कॉस थीटा। यानी कि बच्चों यहाँ पे
माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2a स्क्वायर कॉस थीटा है। इसका मतलब है बच्चों कि कॉस थीटा यहाँ पे -1/2 आ गया है, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री या फिर 2π/3 रेडियंस आ गया। आप लोग बोलोगे कि सर ये तो आप मैथमेटिकली बता दिए, आप कुछ तो बोल रहे थे कि ज्योमेट्रिकली मैं बताने वाला हूँ। तो मैं ज़रूर बताऊँगा, मैं ज्योमेट्रिकली ज़रूर बताऊँगा आपको। यहाँ पर आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा। देखो क्या बोल रहा है कि ए की मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी दोनों के मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो भाई ट्रायंगल तो बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन बनता तो डिफरेंस आ जाता और सम आ जाता तो सेम तो नहीं होता, क्योंकि डिफरेंस 0 हो जाता है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है तो, और यानी कि ट्रायंगल तो बनेगा। और तीनों बराबर है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, क्योंकि एक साइड रिजल्टेंट दे रहा था, एक साइड ए दे रहा था, एक साइड बी दे रहा था, तो ट्रायंगल इक्विलेटरल बनेगा। अच्छी बात है। मतलब कि बच्चों अगर ए वेक्टर इसको बोलें और बी वेक्टर इसको बोलें तो देखो ट्रायंगल लो, ए के हेड पे बी का टेल, ए प्लस बी, यानी ए के टेल से बी के हेड तक, ये हो गया ए प्लस बी, मतलब यही हो गया रिजल्टेंट, और इसी का लेंथ मैग्नीट्यूड देगा, मतलब 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री। एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो यहाँ तो हेड टेल मैचिंग है, तो ये तो एंगल है नहीं 60 डिग्री है और बी के बीच में। तो क्या करेंगे हम, ए को थोड़ा इधर शिफ्ट कर देंगे। तो ए को तो ऐसे भी देख सकते हैं हम यहाँ भूल के, तो ये वाला एंगल 120 डिग्री, क्योंकि अब बी के टेल और ए के टेल को ओवरलैप कर दिया, तो यहाँ पे थीटा 120 डिग्री है। नज़र आया कि नहीं बच्चों? क्लियरली नज़र आ गया? हाँ सर, क्लियरली नज़र आ गया है सर, मैं यही बात बताने वाला था। अभी मैं थोड़ा डिफरेंस ऑफ वेक्टर, मतलब सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स को आपको एरो डायग्राम से बता रहा हूँ, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस ऑफ वेक्टर, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, एरो डायग्राम से मैं आपको बताने वाला हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको ध्यान से देखिए। क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में बहुत सारा करेंगे इस पर, राइट। नेक्स्ट क्लास में हम जो है ट्रायंगल लॉ से आपको पैरेललोग्राम लॉ पे भी ले जाएंगे, फिर कुछ ज्योमेट्रिकल एनालिसिस और करवाएंगे, रिजल्टेंट को और अच्छे से ऑब्जर्व करना सिखाएंगे। उसके बाद बच्चों हम ढेर सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, एक सेशन क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अपना, ठीक है बच्चों। तो डिफरेंस ऑफ वेक्टर पे ज्योमेट्रिकल एनालिसिस करते हैं, डिफरेंस, या फिर डिफरेंस नहीं, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स कह दो यहाँ, ठीक है, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। तो एरो डायग्राम से हम जो भी करेंगे, मतलब ज्योमेट्रिकल एनालिसिस यहाँ कर रहे हैं। जैसे रिजल्टेंट या सम जो हमने किया है, डिफरेंस भी रिजल्टेंट ही है, पर डिफरेंस क्या है, एक का और दूसरे के अपोजिट का रिजल्टेंट है। ए माइनस बी, मैं फिर से वही बात बोल रहा हूँ, ए माइनस बी मैंने क्या बोला, ए प्लस माइनस बी। ये क्या है बच्चों, ए और माइनस बी, मतलब एक वेक्टर और दूसरे के अपोजिट वेक्टर का रिजल्टेंट। दैट्स ग्रेट। सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, ज्योमेट्रिकल एनालिसिस, यहाँ पे जो हम करने वाले हैं बच्चों, ये ज्योमेट्रिकल एनालिसिस है। तो बच्चों जैसे हमने सम बताया था कि हेड टेल रूल से ऐसे कर लेना, ये ए है, ये बी है, उसी टाइप से मैं कुछ यहाँ बताने वाला हूँ, ये आर। तो मान लो बच्चों कि ये ए है और मान लो बच्चों ये बी है, तो अब a माइनस बी आप कैसे करोगे, या फिर b माइनस ए कैसे करोगे, दोनों साथ साथ करके दिखाना है आपको। हाँ सर, यानी कि सर अब क्या करना पड़ेगा, a ऐसे है, b ऐसे है। एक काम सबसे पहले मैं आपसे करवाऊंगा, पहले दोनों का टेल टेल ज्वाइन कर दो, इसका फ़ायदा आपको बाद में समझ में आएगा। तो टेल टेल ज्वाइन कर दो, यहाँ पे ऐसे ही तो बनेगा, a वेक्टर और ये बी वेक्टर। इसका कुछ नहीं करना है, अभी इसको ऐसे ही पिंजड़े में बंद करके रख दो, ठीक बात। अब भाई साहब ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर, यही तो हो गया, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मतलब ए वेक्टर प्लस
मैं बार बार यही बोल रहा हूँ। इसका मतलब है कि ए वेक्टर ऐसे और माइनस बी वेक्टर मतलब ऐसे, बी ऐसे तो माइनस बी ऐसे। यानी कि बच्चों ध्यान से देखो, ए प्लस माइनस बी ऐसे आया कि नहीं आया, यानी ए माइनस बी ऐसे आया कि नहीं आया, आया। यहां पे एक चीज आप देखो, ए वेक्टर तो ऐसे है ही, हाँ ऐसे है ही। माइनस बी वेक्टर का मतलब क्या होता है? माइनस बी वेक्टर का आप इसके ऊपर इमेजिन कर सकते हो कि माइनस बी वेक्टर का जो टेल है उसको बी वेक्टर के हेड के ऊपर रख दो, तो माइनस बी वेक्टर का जो हेड होगा वो बी के टेल पे आएगा। मतलब इमेजिन ऐसे कर सकते हो, ये वाला माइनस बी वेक्टर हो गया है, ये जो पीला से लिखा है माइनस बी वेक्टर है, मतलब माइनस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, माइनस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, क्योंकि सब्सट्रैक्शन भी क्या है, सम है, सम में कॉम्यूटेटिव रूल लगा दी, है कि नहीं। माइनस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। अब माइनस बी का हेड के ऊपर ए का टेल है, फिर ये क्या हो गया, ये यहाँ पे माइनस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। ये बताने के पीछे रीज़न ये है बच्चों कि आप क्लियरली ये देख सको कि अगर दो वेक्टर का टेल यहाँ पे ज्वाइंट होगा ऐसे, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर दोनों के हेड को ज्वाइन करने से आएगा। यानी ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कहाँ होगा, बी के टेल से ए के हेड की तरफ। मेरे को लगा कि आपको समझ में आया। मतलब डिफरेंस ऑफ वेक्टर कैसे करो, टेक्निक यहां पे आप इमेजिन करो ना, यहां पे माइनस बी प्लस ए, माइनस बी प्लस ए, माइनस बी प्लस ए, ऐसे। ठीक है, कोई तो बच्चा बोला, एक बात और बोले थे आप, बी माइनस ए, ठीक है बी माइनस ए। फिर से क्या करो, वैसे ही मैंने तो बोल रखा है, ए और बी को जैसे बना रहे थे वैसे ही बना दो, अच्छी बात है। एक बात बताओ बच्चों, मन में इमेजिन करो, थोड़ा सा होल्ड करना सीखो, आप होल्ड करना सीखो। जो माइनस ए होगा, मतलब ये बी माइनस ए मैं कर रहा हूँ, यानी कि मैं माइनस ए प्लस बी करना चाहता हूँ। माइनस ए यहाँ से यहाँ तक, माइनस ए का टेल ए के हेड पर और माइनस ए का हेड ए के टेल पर, यानी कि माइनस ए यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, माइनस ए, यानी माइनस ए प्लस बी, ट्रायंगल लॉ से बन गया माइनस ए प्लस बी, यानी कि यही दिया आपको बी माइनस ए या माइनस ए प्लस बी। यानी कि बच्चों कभी भी दो वेक्टर दिया हुआ है आपके ज़िंदगी में, कभी भी दो वेक्टर दिया हुआ है आपके ज़िंदगी में, अगर इस फॉर्म में दिया हुआ है कोई रैंडम वेक्टर पी और क्यू, ऐसे दिया है पी एंड क्यू, ये पी है बच्चों और एक क्यू है बच्चों, तो पी माइनस क्यू कैसे पता करें, इसके हेड से इसके हेड तक पी माइनस क्यू। समझ में आया कि नहीं आया? अगर Q माइनस पी कोई बोलता तो कैसे करते, ये तो Q है सर और ये P है सर, समझ में आ गया होगा, तो ये हो जाएगा Q माइनस पी। फिर से बता दूं क्या, Q माइनस पी का मतलब माइनस पी प्लस क्यू, माइनस पी प्लस क्यू, ट्रायंगल लॉ ही तो है ये। अगर कोई ऑब्जेक्ट, सपोज ए ऑब्जेक्ट इज मूविंग, ऑब्जेक्ट इज मूविंग, with velocity v1, its velocity becomes v2 after some times। तो आपको बताना है चेंज इन वेलोसिटी। v1 को ऐसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है ज्योमेट्रिकली, अभी सारा एनालिसिस अपना ज्योमेट्रिकल है बच्चों। ये है v1 और ये है बच्चों फाइनल वेलोसिटी, इसकी v2 हो जाती है। तो चेंज इन वेलोसिटी, टेल टेल ज्वाइन कर लो, v1 को ऐसे ही रहने दो, v2। तो बच्चों अपन क्या चाहिए, v2 माइनस v1, चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल वेलोसिटी हेड से हेड ज्वाइन कर दो। अगर टेल टेल कॉमन है, टेल टेल कॉमन लाओ डिफरेंस पता करने के लिए, और हेड से हेड ज्वाइन कर दो, v2 माइनस v1 है, यानी v2 की तरफ कर दिया। मेरे को लग रहा है कि समझ में आ रहा होगा आपको, मेरे को लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। गेटिंग द पॉइंट? जैसे देखो
ए बॉय इज रनिंग ड्यू ईस्ट with 4 meter per second. He changes his velocity to 4 meter per second in north. Find change in velocity. चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? ठीक है, सबसे पहले किधर था भाई? इधर था, ऐसे जा रहा था, कितना से वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकंड। बाद में कितना हो गया? ये वी इनिशियल है, वी फाइनल कितना हो गया? ईस्ट में है, वी फाइनल हो गया 4 मीटर पर सेकंड नॉर्थ में। यहाँ पर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छी बात है। तो मैंने आपसे क्या बोला था कि दोनों वेक्टर का टेल टेल ज्वाइन करो। ये वी इनिशियल है 4 मीटर पर सेकंड ईस्ट में, ये वी फाइनल है, टेल टेल ज्वाइन कर दो, नॉर्थ में 4 मीटर पर सेकंड है। अब चेंज इन वेलोसिटी मतलब वी फाइनल माइनस वी इनिशियल इस डायरेक्शन में हो जाएगा। यही चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगी। चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अगर यहाँ पे कोई पूछे तो क्लियरली नजर आ जाएगा आपको। डिफरेंस तो राइट एंगल ट्रायंगल नजर आ रहा है, परपेंडिकुलर है, तो √4² + 4² मैग्नीट्यूड हो जाए। इसका लेंथ ही तो चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, यही तो चेंज इन वेलोसिटी दिखा रहा है, 4√2 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन किधर है बच्चों? तो डायरेक्शन किधर आ रहा है देखो तो। एक्चुअली मैं फाइनल इसको इसके पैरेलल शिफ्ट कर देता हूँ इधर, 1 मिनट, मैं इसको इसके पैरेलल शिफ्ट कर देता हूँ, ऐसे ऐसे शिफ्ट कर दिया, कोई दिक्कत? 45 डिग्री बनेगा, ये भी 45 डिग्री बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ये आखिर कौन सा डायरेक्शन है भाई? इसके पैरेलल कौन सा डायरेक्शन है? 45 डिग्री बना के चेक कर लो, यही तो डायरेक्शन है चेंज इन वेलोसिटी का। तो ये 45 डिग्री, ये डायरेक्शन है जी, यही डायरेक्शन है ना। यानी कि 45 को बीच वाला डायरेक्शन हम बोल देते हैं, ये हो गया नॉर्थ वेस्ट। चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है? इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। मेरे को लग रहा है कि आपको चेंज इन वेलोसिटी समझ में आ गया है। चेंज इन वेलोसिटी आपको समझ में आ गया है। जैसे कि मैं एक और बात बता रहा हूँ, राइट। जैसे देखो बच्चों, एक ऑब्जेक्ट है, वो सर्कुलर मोशन में है, राइट। कुछ तो रेडियस है बात का, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, भी से जा रहा है, अभी भी भी से ही जा रहा है, ये थीटा मुड़ गया, अभी तो भी इनिशियल था, अभी भी फाइनल हो गया। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता है भी कांस्टेंट है, मतलब स्पीड इसकी क्या है? यहाँ पर स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। अच्छा बच्चों, वेलोसिटी यहाँ पे क्या होता है? हरदम रेडियल डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, ऑलवेज। तो अगर वेलोसिटी हरदम परपेंडिकुलर है रेडियल डायरेक्शन के, तो रेडियल डायरेक्शन अगर थीटा मुड़ा है तो वेलोसिटी भी कितना मुड़ा है? थीटा मुड़ा है। वेलोसिटी भी कितना मुड़ा है? थीटा। क्योंकि बच्चों अगर कभी भी रेडियल डायरेक्शन को एक्स एक्सिस मान लेते हो और डायरेक्शन ऑफ मोशन मतलब डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को वाई एक्सिस मान लेते हो, तो अगर एक्स एक्सिस थीटा मुड़ेगा तो वाई एक्सिस भी थीटा ही मुड़ेगा, ठीक है। तो मान लो कि यहाँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस रोटेट कर रहा है, एक्स के अलॉन्ग रेडियल डायरेक्शन और वाई के अलॉन्ग वेलोसिटी है। तो अगर थीटा रोटेट करता है तो वेलोसिटी की भी डायरेक्शन थीटा से रोटेट करती है, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दोनों रोटेट कर रहा है। अच्छी बात है सर। तो यहाँ पर पूछ रहा है चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, डेल्टा वी मतलब वी फाइनल माइनस वी इनिशियल मोड में, मतलब चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बता दीजिए सर। मैं बता रहा हूँ भाई साहब, मैं यहाँ पर ज्योमेट्रिकल एनालिसिस करने वाला हूँ यार। मैं वी इनिशियल ऐसे बना रहा हूँ, देखो यहाँ पे वी इनिशियल बन गया ऐसे, वी फाइनल मैग्नीट्यूड सेम, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम, मतलब एरो का लेंथ सेम होना चाहिए, और ये एंगल थीटा बनेगा, ये बच्चों ऐसे परपेंडिकुलर हम एक ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि यही जो देगा एरो, 1 मिनट,
लगता है मैंने कुछ फास्ट कर दिया। ओह, यही एरो जो होगा बच्चों, यही एरो जो होगा यही देगा चेंज इन वेलोसिटी, यही देगा v फाइनल माइनस v इनिशियल, यही देगा, यही एरो, क्योंकि v इनिशियल ये है और v फाइनल ये है। देखो v फाइनल, थीटा एंगल बीच में बनना है क्योंकि रेडियल डायरेक्शन थीटा मुड़ा, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन भी थीटा मुड़ेगी, v फाइनल माइनस v इनिशियल। अगर आप इसको सिर्फ कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो यहाँ पर बच्चों डायरेक्शन की बात हम नहीं करेंगे, चेंज इन वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो ये भी v है, ये भी v है, v कांस्टेंट स्पीड है, ये थीटा है। तो ये जो ट्रायंगल बना बच्चों, आइसोसेलस बना, लग रहा है आइसोसेलस है जी, नहीं लग रहा है, लगवाते हैं, आइसोसेलस ही बनेगा क्योंकि v ये भी, अब देखो लगने लगा है, ई भी है, ये पूरा थीटा है, तो ये थीटा बाई 2 है और ये भी थीटा बाई 2 है। तो इस ट्रायंगल में इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, इस साइड v साइन थीटा बाई 2 और इसकी लेंथ भी हो जाएगी v साइन थीटा बाई 2। मतलब इस पूरे की लेंथ कितनी हो जाएगी चेंज इन वेलोसिटी वाली साइड की, सॉरी चेंज इन वेलोसिटी वाले साइड की लेंथ कितनी हो जाएगी भाई, 2v साइन थीटा बाई 2। स्पीड कांस्टेंट है यहाँ पर। मेरे को लग रहा है कि चेंज इन वेलोसिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ रहा है। मैं बाकी और सारी केसेस, बहुत सारे केसेस अभी रिजल्टेंट पे ही डिस्कस करने वाला हूँ। बहरहाल आपको डिफरेंस समझ में आ गया है। जाते जाते एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। डिफरेंस आपको समझ में आ गया है, डिफरेंस कैसे पता करेंगे, टिल टिल ज्वाइन करके। फिर डिफरेंस पता करना है तो हेड से हेड को ज्वाइन कर देंगे, जिसमें से घटाना है उसी के हेड के तरफ डिफरेंस का हेड होगा। अगर a माइनस बी करना है तो a के टेल को b के टेल से ज्वाइन करो और दोनों के हेड हेड को ज्वाइन करो। a माइनस बी जो होगा वो भी एक वेक्टर आएगा और उस वेक्टर का जो हेड होगा वो a के तरफ होगा। अगर b वेक्टर माइनस e वेक्टर करना है तो यहाँ भी b और a का टेल टेल ज्वाइन करो, b माइनस a दोनों के हेड हेड को ज्वाइन करो। अब b के हेड के तरफ b वेक्टर माइनस a वेक्टर का हेड होगा। मेरे को लगता है कि एकदम अब कोई टेंशन नहीं। अब देख लास्ट क्वेश्चन आज, ये है P, ठीक है, ये है Q। अगर कोई तरह से बोला कि 2P माइनस 3Q बता कैसे करेगा। 2P मतलब P का दुगना, P का दुगना लेंथ हो गया, हाँ दुगना लेंथ हो गया भाई साहब, 2P, अच्छी बात है, ये 2P हो गया, 2P हो गया। 3Q माइनस 3Q, अरे भाई साहब, यानी कि ये क्या है 2P वेक्टर प्लस माइनस ऑफ 3Q वेक्टर। अरे भाई साहब, मतलब डायरेक्शन अपोजिट कर देना है और 3 टाइम्स मैग्नीट्यूड, इसका 3 टाइम्स लेंथ। देख मैं करने वाला हूँ, कर दिया गया। अरे थोड़ा सा रह गया क्या, 1 मिनट, थोड़ा सा रह गया क्या, अब नहीं रहा है। मतलब बच्चों माइनस 3Q, यानी कि ये 2P, ये तो मैंने रिजल्ट वाला कर दिया, 2P माइनस 3Q। या फिर इसको ऐसे देख रहे थे तुम, तो इसको ऐसे भी देख सकते थे कि ये 2P है और 3Q कैसे हो जाएगा, 3Q ऐसे हो जाएगा। सॉरी इसको दोनों तरीके से देख सकते थे। ये 3Q हो गया बच्चों, तो ये तो ट्रायंगल लॉ से एडिशन के नियम से कर दिया। अब 2P माइनस 3Q, यानी कि 2P में से 3Q को घटा देना है, तो 2P और बड़ा बनेगा क्या, थोड़ा सा और बड़ा बन जाएगा। देख 2P थोड़ा ऐसे हो जाएगा, 2P माइनस 3Q। मतलब बच्चों अब हेड हेड टेल टेल ज्वाइन करके अगर देख रहे हैं हम, डायरेक्ट डिफरेंस का सेंस ले रहे हैं, अगर हम ऐसे करते ज्वाइन कर दिया। अब P में से Q घटा रहा हूँ ना, तो लगभग थोड़ा सा अरे यार थोड़ा सा डायरेक्शन में चकमा आ गया है। ओहो, थोड़ा सा यहीं तक होगा, है ना, थोड़ा सा बढ़ा दे, थोड़ा ज्योमेट्री का ये देख। अब ठीक है, ये 3Q है। अगर घटाने के सेंस में देखते तो वही वाला टेक्निक लगाते, तो ये क्या हो जाता है 2P माइनस 3Q।
देखो दोनों तरीके से डायरेक्शन लगभग देखने में सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो चाहे 2p माइनस 3q ये आ रहा है, 2p माइनस 3q टेल टेल ज्वाइन करके हेड से हेड ज्वाइन करने वाला मेथड, या फिर समेशन वाला मेथड, दोनों तो एक ही मेथड है। आखिर यहाँ पे हम पहुँचे कैसे थे, इस वाले मेथड पे हम पहुँचे थे यहीं से ना। वही बात है बच्चों, आज के लिए इतना ही, ठीक है। कल हम लोग पैरेललोग्राम लॉ में जाएंगे, फिर नए नए पैरेललोग्राम के टाइप्स देखेंगे। यहाँ पर डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, अलग अलग पैरेललोग्राम का डायगोनल का प्रॉपर्टी अलग अलग होता है, डायगोनल के बीच में अलग अलग रिलेशन होता है। वहाँ से हमको रिजल्ट समझ में आएगा, डिफरेंस समझ में आएगा। मैं पैरेललोग्राम पे शिफ्ट करके पूरा एनालिसिस करके बताऊंगा, फिर हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही।